हेलो स्टूडेंट्स, हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए तीसरा पार्ट ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स का। तो देख लीजिए क्या है ये। इसमें देखो फॉर्मूले दे रखे हैं। फॉर्मूले कुछ आप लोगों के सामने आ रहे हैं स्क्रीन पर। क्या लिखा हुआ है? रैखिक समीकरण। हमें रैखिक समीकरण के बारे में जानना है। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रैखिक समीकरण देख लीजिए क्या होता है। समीकरण ax + by + c = 0 को दो चरों में रैखिक समीकरण कहते हैं। अब रैखिक समीकरण का मतलब होता है क्या? जिसमें x की घात कितनी हो? 1, जिसमें x और y की घात क्या है? 1, वो क्या कहलाती है? हमारी दो चरों में रैखिक समीकरण। यदि हमारे पास में ऐसा होता ax + b = 0, तो इसे क्या बोलेंगे हम? एक चर में रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें कितने चर आए हैं? 1, तो ये क्या कहलाएगी? एक चर में रैखिक समीकरण। अब देखो दूसरा हेडिंग क्या है? रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब जानते हैं क्या होता है? जोड़ा। अब ऐसी रैखिक समीकरण जो दो हो, दो रैखिक समीकरण दो चरों में। ये क्या है? देखो a1x + b1y + c1 = 0। दूसरी है a2x + b2y + c2 = 0। तो इनको हम क्या कहेंगे? रैखिक समीकरणों का युग्म, क्योंकि ये क्या है? ये गिनती में दो रैखिक समीकरण हैं और दो होने के कारण, जोड़ा होने के कारण हम इसे क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण का युग्म। अब देख लीजिए कुछ फॉर्मूले हैं जो इन्हीं से बेस्ड हैं। तो क्या होता है? यदि हम इनका अनुपात निकालें, इसके गुणांक का अनुपात और इसके गुणांक का अनुपात, ऐसे ही y के गुणांक का अनुपात लेंगे। हमने लिया a1/a2 ≠ b1/b2, तब रैखिक युग्म का अद्वितीय हल होगा। यदि हमारा a1/a2 और b1/b2 का अनुपात नॉट इक्वल्स टू, मतलब दोनों अनुपात क्या नहीं है? बराबर नहीं है, तब हम क्या कह सकते हैं कि रैखिक युग्म का हल जो होगा कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। और यदि हम इसकी ग्राफिकल बात करें, ग्राफ पर देखें इनको, तो ग्राफ के माध्यम से देखो अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल होगा, मतलब रैखिक समीकरण हमारी कैसे काट रही होंगी? इस तरीके से काट रही होंगी। तो एक बिंदु पर हल निकलेगा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। यूनिक इंग्लिश में बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? यूनिक सॉल्यूशन। और ग्राफ में देखेंगे तो क्या होगा? एक बिंदु पर दोनों रैखिक युग्म काटेंगे तो इसका केवल कितने हल निकल कर आएंगे? एकमात्र एक हल निकल कर आएगा। अब सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यदि तीनों आपस में अनुपात, ये तीनों अनुपात आपस में क्या है? बराबर है, तब हम क्या कहेंगे? रैखिक युग्म के अनेक हल होंगे। अब अनेक हल होने का कारण यदि हम ग्राफिकल रूप से देखें तो दो रैखिक युग्म क्या हैं? एक दूसरे के संपाती। संपाती का मतलब है एक के ऊपर एक रेखा युग्म रखा हुआ है। अगर हम ग्राफिकल बात करें तो ग्राफ में देख लीजिए, ग्राफ के हिसाब से क्या होगा? एक रेखा युग्म ये हो गया और दूसरा रेखा युग्म इसके ठीक ऊपर रखा होगा। अब हर एक बिंदु पर क्या आ रहे होंगे? इसके पॉइंट आ रहे होंगे, क्योंकि हर एक बिंदु से इसको क्या कर रहा है? काट रहा है। तो इसके कितने हल निकल कर आएंगे? इसके अनेक हल आएंगे। क्यों? क्योंकि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा रखी हुई है। एक रेखा को दूसरी रेखा ने क्या कर रखा है? ढक रखा है। मतलब पहले वाले रेखा युग्म का हर एक बिंदु दूसरे वाले रेखा युग्म के हर एक बिंदु से क्या कर रहा है? मिल रहा हुआ है। और मिला हुआ होने के कारण क्या होंगे? इसके अनेक हल होंगे। तो इस तरीके से इसको याद रखना है। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। यदि हमारा a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 है, तो हम क्या कह सकते हैं कि रेखा युग्म का कोई हल नहीं है। क्या नहीं है? कोई हल नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हम ग्राफ पे बात करें तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? एक दूसरे के समांतर होंगी। ये एक दूसरे के इस तरीके से समांतर है। जब समांतर हैं तो क्या होगा? क्या ये किसी बिंदु पर काट रही हैं? ये किसी भी बिंदु पर इसको नहीं काट रही हैं। जब एक दूसरे को नहीं काटेंगी दो रेखा युग्म, तो हम क्या कह सकते हैं कि उनका कोई हल नहीं होगा। और हम क्या कह सकते हैं? दोनों रेखाएं क्या हैं? समांतर है। तो पहले वाले पॉइंट में हमने देखा कि रेखाएं क्या कर रही थी? एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही थी। तो हम क्या कह सकते हैं कि रेखा युग्म प्रतिच्छेद करता है। दूसरे वाले पॉइंट में हमने देखा क्या? कि अनेक हल है। अनेक हल मतलब संपाती हैं। रेखाएं क्या कहलाएंगी? संपाती रेखाएं। क्यों? क्योंकि एक के ऊपर एक रखी हुई है, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे? संपाती रेखाएं। और संपाती होने का मतलब क्या होता है? संपाती होने का मतलब क्या होता है?
कि अनेक हल हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट में हमने देख लिया कोई हल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दोनों रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे के समांतर है। दोनों ये खड़गुण क्या है, एक दूसरे के समांतर है। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड पार्ट तक हमने कितने क्वेश्चन करे थे, 35 क्वेश्चन। आज शुरू करने जा रहे हैं 36 नंबर से। देख लीजिए क्या दे रखा है, कह रहा 2x + 3y = 18, x - 2y = 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा। तो इसमें क्या कहा है इसने कि हल करने पर हमें प्राप्त होगा। जब ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, कोई भी ऑप्शन लेंगे और उससे दोनों समीकरणों को संतुष्ट करा देंगे। एक तरीका तो ये हो गया, या दूसरा तरीका ये होता है कि दोनों के या तो x वाले बराबर कर लो या y वाले बराबर कर लो। तो आसान देखो किससे पढ़ रहा है हमको। हम क्या करते हैं, इसको रख करके देखते हैं। x के स्थान पर क्या रखो 3 और y के स्थान पर क्या रखो 4, रख के देखते हैं। 2 × 3 + 3 × y के स्थान पर 4, क्या हो गया 3 दूनी 6 + 4 × 12, 12 में 6 जोड़ेंगे क्या आया 18। तो इधर भी क्या है 18। तो अब इसी मान से इस वाले समीकरण को संतुष्ट करा के देखो। यदि दोनों संतुष्ट हो गए समीकरण तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा ए। अगर ए नहीं आया तो फिर हम क्या करेंगे, ऑप्शन बदल के देखेंगे। तो रख के देखते हैं आपके इस वाले ऑप्शन को। तो x के स्थान पर रख दिया हमने 3 - 2 × y के स्थान पर क्या रख दिया 4, सोल्व करेंगे 3 - 4 दूनी 8, क्या बचा -5। क्या इधर -5 है, नहीं। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन से देखेंगे तो क्या करेंगे, रखो इसमें 2 × x के स्थान पर 6 + 3 × y के स्थान पर क्या रखेंगे 2, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 12 6 जोड़ेंगे तो 18, संतुष्ट हो गई। दूसरे ऑप्शन को इसमें रखो, इसमें रखते हैं तो क्या करेंगे, x के स्थान पर 6 - 2 × y के स्थान पर 2, तो 6 - 2 दूनी 4, कितना बचा घटा करके 2। क्या इधर 2 है, हाँ 2 है। तो दोनों समीकरण क्या हो गई, दो इस ऑप्शन से क्या हो गई है, संतुष्ट हो गई हैं। जब इस ऑप्शन से संतुष्ट हो गए तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब चलिए इसका दूसरे तरीके से देख लेते हैं। दूसरे तरीके में क्या करते हैं, देखो x वाले हम बराबर कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, समीकरण दूसरी में 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो हम इसको तो ऐसे लिख लेते हैं 2x + 3y = 18। अब इस x को क्या करेंगे, 2x बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा करेंगे। 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 के यहाँ गुणा करी 2x - 2 के यहाँ गुणा करी 4y बराबर 2 से यहाँ गुणा करी तो 2 से जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या बन गए 4। अब समान चिन्ह है, जब समान चिन्ह होता है तो क्या लिखना पड़ता है ना, घटाने पर। तो घटाने पर क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं समीकरण के। तो ये प्लस था माइनस हो गए, माइनस से प्लस हो गए, प्लस है तो माइनस हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा जोड़ने पर, 4 में 3 जोड़ेंगे हो गया 7y, 18 में से 4 घटा दो तो कितने बचे 14। 2 से इसको भाग कर देंगे, 7 दूनी 7 से भाग कर देंगे तो 7 दूनी 14, तो y बराबर कितना आ गया 2, y का मान 2 आ गया। अब देख लो, एक तरीका हमारा आंसर यहीं से पता लग जाएगा। ये देख लो y का मान 2 किस में आ रहा है, तो y का मान केवल इसमें आ रहा है 2। दूसरे तरीके से यहाँ पता चल रहा है। अगर यहाँ पे y का मान किसी और ऑप्शन में भी 2 होता तो हम इसे आगे भी सोल्व कर लेते। तो चलो आगे भी सोल्व कर लेते हैं। y बराबर 2 किस में रख देंगे, किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। तो चलो पहली वाली समीकरण में y के स्थान पर क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं। तो ये होगा 3 × y के स्थान पर 2 बराबर 18। ये होगा 2x + 3 दूनी 6 बराबर 18। 6 को उधर ले जाएंगे तो 6 उधर जाएगा तो ये माइनस में बदल जाएगा। 2x बराबर 18 में 6 घटाएंगे 12, 2 से इसको भाग करेंगे 2 × 6 12, तो x बराबर कितना आ गया 6। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा बी आंसर आने वाला था। तो क्या आ गया 6 और 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दे रखा है, यदि समीकरण x + y = 10 का एक हल x = 3m + 2 तथा y = 4 है तो m का मान है। तो इसने हमें क्या बताया है कि x का मान ये है और y का मान ये है। तो क्या कह रहा है, m का मान ज्ञात करो। जब इसने कहा है हमसे क्वेश्चन में इस समीकरण का हल ये है, मतलब x का मान ये है और y का मान ये है, तो m का मान पूछ रहा है। तो जब ये इस समीकरण के हल है तो ये दोनों मान इस समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो हम इसको क्या कराएंगे, संतुष्ट करा देंगे, मतलब x और y के मान समीकरण में रख देंगे। तो रखते हैं x के स्थान पर ये वाला मान रख दो, तो क्या हो गया 3m + 2 + y का मान ये रख दो 4 बराबर क्या है 10।
तो देख लो अब इसे सोल्व करते हैं। 3m प्लस 4 2 6 बराबर 10। तो ये हो गया 3m, 6 को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये हो गया माइनस का 6। 3m बराबर 10 में 6 घटाएंगे 4, 3 को बटे में ले जाएंगे क्योंकि गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, भाग में, तो ये आ गया 4/3। तो इस तरीके से m का मान हमारा है 4/3। ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या आ गया, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। यदि p बराबर 10 तब रैखिक समीकरण युग्म 6x प्लस 5y बराबर 4 तथा 12x प्लस py बराबर -8 का कोई हल नहीं होगा। अब इसने क्या दे रखा हमें, इसने p का मान तो दे दिया है और क्या कहा है, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो हमें बताना है सत्य है या असत्य है, या सत्य असत्य दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा तो हमने स्टार्टिंग में ही क्या पढ़े थे, 3 फॉर्मूले। कोई हल नहीं है, क्या कहा इसने, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं होने कंडीशन क्या थी, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बटे c2। तो ये कंडीशन थी। तो यहाँ से ही तुलना कर लेते हैं डायरेक्ट। तो तुलना करेंगे, क्या है यहाँ पर a1 का मान, a1 का मान ये हो गया 6, a1 का मान क्या आ गया 6, a2 का मान कितना है 12 बराबर b1 y का गुणांक 5, b2 इस समीकरण में y का गुणांक p नॉट इक्वल्स टू c1 कितना है यहाँ पर 4, तो यहाँ -8। तो अब देखो कर लेते हैं इसको सोल्व। तो ये देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर p का मान रख के देखेंगे कि p का मान रखने से हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या यहाँ से सोल्व करो और p का मान निकाल लो। तो p का मान निकालते हैं, स्टार्टिंग के 2 ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्या है, यहाँ पर हमने देखो p का मान क्या दे रखा, बराबर में 10, मतलब नॉट इक्वल्स टू वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें नॉट इक्वल्स टू वाले हिस्से को छोड़ देंगे और ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड और ये क्या है थर्ड। तो हमें नॉट इक्वल्स टू वाला नहीं लेना, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड को लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से ले लो। तो क्या आ गया 6/12 बराबर 5/p। देखो ये हमारा कट जाएगा किससे, 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, p की इधर और 2 की इधर, तो p एकम p और 2 पंजे 10। तो हमारा p का मान क्या मिला 10। तो p का मान हमें 10 ही दे रखा था, तो ये हमारा क्या है सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है। यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर 5, 4x + ky बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल है तो k का मान है। तो इसमें k का मान पूछा और क्या कहा है, अनेक हल है। तो स्टार्टिंग में जो हमने फॉर्मूला लगाया था अनेक हल होने के लिए, क्या लगाया था, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो ये कंडीशन थी। तो इसमें हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान रख लेते हैं। तो देखो ये हो गया a1, ये b1, ये c1, ये a2 b2 और ये c2। इन क्वेश्चनों में ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जो हमारा c का मान है, या तो वे दोनों समीकरणों में बराबर के दूसरी साइड होने चाहिए या बराबर के इधर ही होने चाहिए। तो हमारे यहाँ पर देखो c का मान क्या है, बराबर के दूसरी साइड, और यहाँ भी c का मान क्या है, बराबर के दूसरी साइड। तो इसलिए अब इसके हम क्या करेंगे, मान रख लेते हैं। a1 का मान कितना हो गया 2, a2 का मान 4 बराबर b1 का मान क्या है, b1 है हमारा 3 और b2 का मान कितना है k, और c1 का मान कितना है 5 और c2 का मान क्या है 10। तो देखो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये भी का 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो क्या बचा 1/2 बराबर 3/k बराबर 1/2। तो अब देखो ये दोनों तो एक जैसे हैं, तो हम इसमें से फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से क्या करेंगे, या तो फर्स्ट और सेकंड को ले लेंगे या सेकंड और थर्ड को ले लेंगे। तो हम चलो फर्स्ट और सेकंड से करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड से। तो रखते हैं इसमें मान, फर्स्ट का 1/2 और सेकंड का क्या है 3/k। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k की 1 में गुणा करेंगे k, 2 की 3 में गुणा करेंगे 6। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया डी। चलिए 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है। समीकरण 3x + 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। अब देख लो क्या दे रहा है, y बराबर 0 के कितने ऑप्शन है, y बराबर 0 के 2 ऑप्शन है, एक तो ये है और एक ये है। तो आंसर या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। तो सोल्व कर लेते हैं। अब y बराबर 0 हमें दिया हुआ है, y बराबर 0 क्या करेंगे, समीकरण
1 में रख देंगे, तो y के स्थान पर 0 रख देते हैं। 3x प्लस 2 गुना y के स्थान पर 0 बराबर 6। तो यह आ गया 3x प्लस 2 की 0 में गुणा करेंगे, 0 बराबर 6। 0 0 तो खत्म हो गया, 3x बराबर क्या बचा 6। 3 को बटे में ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि गुणा वाला जाता है भाग में। 3 दूनी 6, तो x बराबर 2। तो देख लो कौन से मारा हमारा x का मान 2, पहले ऑप्शन में, और y का मान क्या है 0। तो इसका आंसर क्या आ गया a। 43वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 0, 2x प्लस 5y बराबर 0 का एक शून्येतर हल है होगा। तो यहाँ पर देखो क्या कहा है, शून्येतर हल है। जब भी कभी क्वेश्चन में रैखिक समीकरण में क्या आ जाए शून्येतर हल है, तो इसका मतलब है जो दोनों रैखिक समीकरण हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। और समांतर के लिए हमने फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, क्या होता है अगर दो रैखिक समीकरण समांतर हैं तो उनमें कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बटे c2। अब ध्यान दीजिएगा क्या यहाँ पर c नहीं दे रखा है, दोनों क्वेश्चनों में c नहीं है, तो हम क्या लेंगे केवल फर्स्ट और सेकंड वाले से क्वेश्चन को करेंगे, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 से। तो a1 का मान कितना है यहाँ पर a2 का मान कितना है 2, b1 का मान 10 और b2 का मान 5। तो इससे कट जाएगा 5 दूनी 10, 2 की इधर गुणा करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा 4। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा 4, ए ऑप्शन। तो इसमें विशेष बात है कि शून्येतर हल पर क्या होगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट की श्रेणी में आ जाएगा ज्यादा, और ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है पहले भी, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो इसका आंसर क्या हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 42वां। क्या दे रखा है, दो रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण गुण का क्या ऑप्शन दे रखा है, कोई हल नहीं है, एक हल है, दो हल है, अनगिनत हल है। तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में बताया था क्या, अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो इस तरीके से प्रतिच्छेद करेंगी तो कितने बिंदु पर काटेंगी, मात्र एक बिंदु पर। तो समीकरण निकाय का क्या होगा, एक हल है, मतलब अद्वितीय हल होगा। तो इसका आंसर होगा बी। 45वां क्वेश्चन देखते हैं, उपज समीकरण दे रखे हैं 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस 6y बराबर 9 है, निकाय है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, पहले पार्ट में क्या कहा है असंगत, फिर अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल और इनमें से कोई नहीं। तो करते हैं चलो इसको क्वेश्चन को। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, पहले तुलना करेंगे। यहाँ पर तुलना a1 का मान क्या आ गया 2, b1 का मान क्या आ गया 3, c1 का मान क्या आ गया 5। ऐसी समय तुलना कर लो दूसरे से। तो a2 बराबर हमारा 4, ये हो गया b2 बराबर 6 और c2 बराबर 9। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, a1 बटे a2 का मान निकालेंगे। तो ये रखेंगे 2 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 1 बटे 2। ऐसे करके हम निकालेंगे b1 बटे b2 का मान। तो b1 का मान 3 और b2 का मान 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या आ गया इसका मान 1 बटे 2। अब निकालेंगे c1 बटे c2 का मान। c1 का मान कितना है 5 और c2 का मान 9। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से ये पहले वाले दो तो क्या है अनुपात बराबर, मतलब ये ऐसा बन गया a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बटे c2। तो यहाँ से देखने से हमें क्या पता चल रहा है, कौन सा इसका आंसर होगा, इसका आंसर जो बना कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, तो इसमें से देख लें कौन सा आंसर आएगा। तो कोई हल नहीं है के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि असंगत हल है। तो इसका आंसर हो गया ए। 44वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो हम जानते हैं रैखिक समीकरण जिस चर में कितनी घात हो, एक घात, एक घात के चर वाले समीकरण क्या बोलते हैं रैखिक समीकरण। तो इसने पूछा घात, तो घात कितनी होगी 1। तो किस क्या था इसका रूप, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो x की कितनी घात है 1। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। एक चर वाला रैखिक समीकरण होता तो उसको हम ऐसे लिख सकते थे, या हम ऐसे भी लिख सकते थे, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे। तो ये सब क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, और ये क्या है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो x की कितनी घात है यहाँ पर 1, और यहाँ पर भी क्या है 1। तो रैखिक समीकरण वे होते हैं जिसमें
x की घात कितनी होती है 1, या चर की घात कितनी होती है 1। तो इसका आंसर क्या होगा सी। 45वां क्वेश्चन देखते हैं, के किस मान के लिए समीकरण ये तथा ये संपाती होगा। अब यहाँ पर क्या कहा है, संपाती कहा है। तो संपाती होने के लिए कंडीशन क्या थी, संपाती होने का मतलब है कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा रखी हुई है। जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा रखी हुई है तो यहाँ पर कितने हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल। और अनेक हल के लिए क्या कंडीशन है, अनेक हल के लिए कंडीशन क्या होती है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो यहाँ पर a1 का मान छांट लेते हैं। तो पहले वाली समीकरण से a1 का मान देखो क्या आएगा, a1 का मान पहले समीकरण से 1, b1 का मान क्या आएगा 2 और c1 का मान क्या आएगा 7। इसी तरीके से हम दूसरा समीकरण लेंगे। दूसरे समीकरण से क्या देखेंगे, a2 का मान कितना है यहाँ पर 2, फिर b2 का मान कितना है k, और c2 का मान कितना है 14। तो अब इसमें मान रखते हैं, a1 का मान 1, a2 का मान 2, b1 का मान 2, b2 का मान k, और c1 का मान 7 और c2 का मान 14। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ये दोनों साइड बराबर है, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो इनमें से हम कौन सा भी ले सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इन दोनों में क्या करेंगे हम, एक बार फर्स्ट और सेकंड को ले लेते हैं, या फिर सेकंड और थर्ड को, किसी एक को ले लेते हैं। तो हमने ले लिया यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड लेंगे तो ये हो गया 1/2 बराबर 2/k। तो k की इधर गुणा करेंगे और 2 की दोनों गुणा करेंगे 4। तो देख लीजिए कौन सा आंसर है इसका, तो इसका ऑप्शन है सी। 46वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, m के किस मान के लिए समीकरण युग्म x - 2y बराबर 3 और 3x + my बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होने के लिए क्या करेंगे हम, पहले यहां से a1 b1 और c1, a2 b2 और c2 इनके मान निकाल लेते हैं। a1 का मान पहले समीकरण से क्या आ गया 1 -2 और c1 का मान 3, a2 का मान 3, b2 का मान m, c2 का मान 1। अद्वितीय हल होने के लिए कंडीशन क्या थी, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो इस कंडीशन में इनके मान रख दीजिए। a1 का मान रख देते हैं 1, a2 का 3 नॉट इक्वल्स टू b1 का मान -2 और b2 का मान m। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m नॉट इक्वल्स टू 3 की -2 में गुणा करेंगे तो आ गया -6। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, इसका आंसर है हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है, a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण हैं। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो चार ऑप्शन देख लीजिए क्या दे रखे हैं, रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं संपाती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 है। क्या कह रहा है, a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x + 5y बराबर a - 5 और bx + 10y - a बराबर 0 के अनगिनत हल होंगे। तो चार ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखे हैं, 5 - 10, 10 और 20। तो अब यहाँ पर देखो हमें अनगिनत हल का तो हम मतलब जानते हैं, अनगिनत का मतलब जिसके अनेक हल हैं। अब अनेक हल है तो हमें क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखो जो c होता है हमारा बराबर के दूसरी साइड में दे रखा है और इस वाली समीकरण में इस साइड में दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक जैसा करना पड़ेगा। या तो हम क्या करें, इस वाले जो c का मान है हमारा इसको दूसरी साइड में ले जाएं। तो हम ऐसे करते हैं, इसी को दूसरी साइड में ले जाते हैं तो हमारे जो c1 का मान बराबर के दूसरी साइड में हो जाएगा और ऐसे यहाँ पर c2 का मान दूसरी साइड में हो जाएगा। तो पहले समीकरण 1 से क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं। a1 का मान क्या है यहाँ पर 10, b1 का मान 5 और c1 का मान क्या दे रखा है यहाँ पर a - 5। अब ऐसे यहाँ पर तुलना करेंगे तो इसको उधर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा पहले प्लस का a। तो अब यहाँ से मान छाटते हैं, a2 कितना हो गया 20, b2 10
और C2 का मान क्या हो जाएगा, जब ये A उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा A। अब अनगिनत हल है या होंगे तो अनेक हल वाले ही फॉर्मूला लगाएंगे, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो चलिए करते हैं। A1 का मान क्या है हमारा 10, A2 का मान 20, B1 का मान 5 और B2 का मान 10, C1 का मान A माइनस 5, C2 का मान A। अब यहां से इसको भाग कर लेते हैं, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तो दोनों बराबर हो गए, 1 बटे 2 ये है, 1 बटे 2 ये है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ए का मान निकालने के लिए या तो फर्स्ट को थर्ड के साथ ले लेंगे या थर्ड को सेकंड के साथ ले लेंगे, तो किसी को भी ले लेते हैं। चलो फर्स्ट एंड थर्ड से करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड से। तो फर्स्ट क्या है हमारा 1 बटे 2 और थर्ड क्या है हमारा a माइनस 5 बटे a। तो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर गुणा करते हैं, a 2 की इन दोनों में गुणा करेंगे, 2 की a में गुणा करेंगे 2a, फिर ये माइनस 2 की 5 में गुणा करेंगे 10। तो अब हम क्या करेंगे, a वाले एक साइड में ले आएंगे और संख्या को एक साइड में ले आएंगे, तो 10 को इधर ले आएंगे, तो 10 हो गए इधर आकर के प्लस का 2a, ये वाला a इधर जाएगा तो हो गया माइनस का a, 2a में से a घटाएंगे तो कितना बचा a 10, तो a बराबर क्या आ गया हमारा 10। तो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो ऑप्शन हमारा क्या है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रम से 8 और 2 है तो संख्याएं होंगी। तो अब इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। उसने कहा योगफल कितना है 8 और अंतर कितना है 2, या तो इसे x y मान के कर लो या फिर इसको सीधे सीधे ऑप्शन से कर सकते हैं। तो ऐसे ऑप्शन देखो जिनमें योगफल क्या आ रहा हो 8 और अंतर क्या आ रहा हो 2। तो देखो इनमें इसका योगफल करके देखो, दोनों का कितना आ गया 8, अंतर करके देखो 4, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इसमें देखो योगफल योग करके देखो तो 8, अंतर करके देखो 2, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा बी। बाकी आंसर भी चेक कर लेते हैं। इसका योगफल करके देखेंगे 8 और इसका अंतर करेंगे 6, तो ये भी नहीं हो सकता। और ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनका अंतर, इनका जो योगफल है वो 8 हो ही नहीं सकता। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50वां क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, संख्याएं क्रम से होंगी। तो चार ऑप्शन देख लीजिए क्या दे रखे हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व किसकी सहायता से करेंगे, इसे ऑप्शन की सहायता से ही सोल्व करेंगे, क्योंकि ऑप्शन से क्वेश्चन को करेंगे तो छोटा हो जाएगा। तो क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योगफल 24 और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। तो योग करके देखो, योग किस किस का 24 आ रहा है। देखो 16 में 8 जोड़ो तो ये क्या आ रहा है 24, 12 में 6 जोड़ो तो ये आएगा 18, 18 में 9 जोड़ो तो ये आएगा हमारा 27 और 14 में 7 जोड़ेंगे तो ये 21। तो ऑप्शन के हिसाब से चलें तो योगफल हमारा पहले का ही आ रहा है। और इसने यहाँ पर दूसरी बात कह रही है, एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो देख लो एक संख्या दूसरी की क्या है दुगनी है, तो ये हमारा आंसर सही होगा और ये हमारे आंसर कोई भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया ए।